तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाजार से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। आज भी बाजार में बिकवाली का दबाव जारी रहा। बाजार लगातार छठे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 638 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 219 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स फिसले तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आईटी इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। तो मार्केट का पूरा हाल जानते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बाजार में बिकवाली हावी रही, किन सेक्टर्स और शेयर्स में ज्यादा मार दिखाई दी और क्या कुछ कहीं तेजी भी थी? तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार के अंदर हमें बियर्स का एक दबदबा देखने को मिला। निफ्टी 50 की अगर टॉप शेयर्स की बात करी जाए जहां पे आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, तो सबसे पहले नाम आता है ट्रेंड का, देन एमएनएम, भारतीय एयरटेल, आईटीसी करीबन 1 से 1.5% की मजबूती के साथ आज के निफ्टी के टॉप गेनर बने। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें निफ्टी लूजर्स की, तो नाम आता है अडानी पोर्ट्स, बीईएल, अडानी एंटरप्राइजेज और कोल इंडिया। यहाँ पे भी हमें आज एक कमजोरी का सत्र देखने को मिला। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप 100 की। मिड कैप 100 में जो गेनिंग साइड में स्टॉक हमें देखने को मिले वो है सीजी पावर, सुप्रीम इंडस्ट्री, परसिस्टेंट सिस्टम। एट द सेम टाइम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज हमें एक तेजी देखने को मिली। लेकिन लूजिंग साइड के अगर शेयर्स इस टाइम पे हम देखें तो वो है आरवीएनएल, वोडाफोन आइडिया, फैक्टर हुडको। यहाँ पे आज 6 से 6.5% का एक हमें दबदबा बाजार के अंदर देखने को मिला। कंचन, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर के लिए आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो अगले 12 से 18 महीने पैसा बनाना मुश्किल होगा, ये कहना है आई की गई एसेट मैनेजर के फाउंडर एंड सीईओ पंकज टिब्रेवाल का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में पंकज टिब्रेवाल ने यह भी कहा कि भारत की इकॉनमी में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि 12 से 18 महीने नेक्स्ट पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और जो बेस्ट फेज था रहा लास्ट 3 साल का, जहां पर आप किसी भी स्टॉक पर हाथ रखो उन्होंने आपको पैसा बनाया, आई थिंक वो क्लियरली डिफिकल्ट होता जा रहा है। पहला अगर हम डेटा पॉइंट देखें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप देखिए। फर्स्ट 5 मंथ्स में जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है, जो हम बजट में 11 लाख करोड़ अनुमान किए थे, वो ऑलमोस्ट 20% से डाउन है। उसके कारण कई सेक्टर्स में स्लो डाउन दिख रहा है। अगर हम मेटल की बात करें तो लास्ट 5 दिन 10 दिन को हटा दें तो मेटल में आप देख रहे हैं सबसे जोर गिरावट हुई है। आप सीमेंट के प्राइसेस को देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेल्स को देख लीजिए, सब जगह स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं। तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो पहली तिमाही में खाली 5-6% था और हमारा अनुमान है दूसरी तिमाही में भी लो सिंगल डिजिट नंबर पर रहेगा। सो 11 से 13% का पूरा साल का जो अनुमान है उसका पूरा वेटेज सेकेंड हाफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सेकेंड, हम देख रहे हैं कि एक स्टाइल शिफ्ट चेंज स्टार्ट हो गई है इलेक्शन के बाद। तो लास्ट 3 साल मोमेंटम, वैल्यू, बीटा सबने आपको परफॉर्मेंस देके दिया। लेकिन लास्ट 4 महीने से हम देख रहे हैं लो वॉलेटी और ग्रोथ, ये 3-4 फैक्टर्स वापस आ रहे हैं 3 साल के बाद। तो अपने पोर्टफोलियोज को उसी तरह अलाइन करने की जरूरत हो रही है। बाजार में मौजूदा करेक्शन पर मनी कंट्रोल ने मेगा पोल किया है। इस पोल में 2 दर्जन से ज्यादा मार्केट एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया है। हर्षदा सावंत से जानते हैं इस मेगा पोल की हाइलाइट्स। तो हर्षदा जी, आपसे जानना चाहेंगे बाजार में गिरावट पर जो ये मनी कंट्रोल की तरफ से पोल किया गया है, इसकी हाइलाइट्स क्या है? पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज की भारी भरकम बिकवाली से भारतीय बाजारों में और करेक्शन यानी कि गिरावट का खतरा अब बढ़ने लगा है। इसी पर moneycontrol.com ने एक डिटेल पोल करवाया और सवाल यही था कि क्या यहां से गिरावट गहरा सकती है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को डर यह है कि भारतीय बाजार करीब 10 या फिर 20% के गिरावट के शिकार बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई से ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स निफ्टी सिर्फ 5% ही करेक्ट हुए हैं, यानी कि यहां पर स्कोप है कुछ और बिकवाली का। और बिकवाली की जो सबसे बड़ी चिंता होगी वो ग्लोबल टेंशन होगी, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता युद्ध और साथ ही साथ चाइना वाला फैक्टर भी, और उसी पर ज्यादातर लोगों का ध्यान है। मनी कंट्रोल ने अपने पोल में यही पूछा कि क्या चाइना या फिर ग्लोबल टेंशन एक बड़ा रिस्क है, तो 52% लोगों ने कहा हाँ, वहीं 48% लोग कहते हैं नहीं। अब इस तरह के रिस्क में भारतीय बाजारों की वैल्यूएशन कैसे है? तो 64% लोग कह रहे हैं कि निफ्टी यानी कि भारतीय बाजार थोड़े से महंगे हैं। 36% लोगों का मानना है कि मार्केट रीजनेबली प्राइस्ड है, लेकिन ये बाजार सस्ता बिल्कुल नहीं है, वहां पर किसी तरह का वोट बिल्कुल नहीं आया।
अब ऐसी स्थिति में अगर भारतीय बाजारों में करेक्शन आने वाली है तो मूड बिगाड़ने का काम क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा लोग यानी कि 44% लोग कहते हैं कि बाजार के वैल्यूएशंस महंगे हैं और ये दरअसल मूड बिगाड़ रहा है। दूसरी तरफ आगे आने वाले समय में अगर अर्निंग्स निराश करने लगती है तो वो भी मार्केट पर प्रेशर डालेगा। 36% लोगों को चिंता है कि अर्निंग्स दरअसल निराश कर सकती हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन का डर लगभग 20% लोगों के मन में है। तो ज्यादातर अर्निंग्स या फिर वैल्यूएशन का ही रिस्क इस बाजार में है। कैलेंडर ईयर के अंत तक यानी कि दिसंबर के अंत तक भारतीय बाजार में निफ्टी कहां रहेगा, यह भी एक सवाल मनी कंट्रोल के पोल में पूछा गया। तो 48% लोग कहते हैं आंकड़ा रहेगा निफ्टी पर 25,000 या फिर 27,000 के बीच का। वहीं 32% लोगों का मानना है कि निफ्टी 23,000 से 25,000 के बीच ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 23,000 के नीचे फिसलने वालों की भी गुंजाइश है और वहां पर 16% लोग मानते हैं कि डर है कि मार्केट 23,000 के नीचे स्लिप होगा। लेकिन 27,000 के पार निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कन्विक्शन उस फेवर में नहीं है। सिर्फ 4% लोगों को भरोसा है कि शायद हम रिकवर होकर 27,000 के ऊपर निकले। वहीं अगर मार्केट करेक्ट होता है तो कहां पर पैसा लगाया जाएगा, तो लार्ज कैप्स पर ही सबसे ज्यादा लोगों का फोकस है। 76% का वोट वहां और स्मॉल और मिड कैप में 24% का भरोसा बना हुआ है। लेकिन देखना यही है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या भारतीय बाजार कुछ और अपना बॉटम ढूंढने की तलाश करता है या फिर संभलता है। शुक्रिया हर्षदा जी, मनी कंट्रोल के इस मेगा पोल पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। ओला इलेक्ट्रिक में जोरदार गिरावट रही। दरअसल ओला स्कूटर को लेकर कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस हो गई। दोनों स्कूटर और सर्विस क्वालिटी को लेकर भिड़ गए। दोनों के बीच तकरार की क्या वजह रही, समझाने के लिए अब हमारे साथ है कंचन नौटियाल। तो कंचन, बताएं दोनों के बीच में जो तकरार है इसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया पे भविश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच छिड़ी जंग का खामियाजा आज कहीं ना कहीं हमें ओला के शेयर में देखने को मिला है, क्योंकि आज इसमें देखी गई है करीबन 8.5% की गिरावट। अगर पिछले एक महीने की बात करी जाए तो वहां पे भी हमें 20% का एक डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? बेसिकली जो कंपनी के सीईओ है भविश अग्रवाल, उन्होंने ट्विटर पे एक गीगा फैक्ट्री की पोस्ट किया था, जिसके बाद जो कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उनका उस पर रिप्लाई आया कि क्या इंडियन सच में ये डिजर्व करते हैं, क्या इंडियन के पास वॉइस नहीं है। और जो हमारे डेली वेज वर्कर होते हैं उनकी बेसिकली जो टू व्हीलर होती है वो एक तरीके की लाइफलाइन होती है, जिसमें उन्होंने नितिन गडकरी जी को भी टैग किया था। जिसके बाद कंपनी के सीईओ भविश अग्रवाल ने उस पोस्ट पे कहा है कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप आइए और हमारी मदद करिए। जितना आपको ये पेड ट्वीट करने के लिए पैसा दिया गया है, हम उससे ज्यादा आपको इसमें पेमेंट करेंगे। और इसी तरीके की तू मैमे के चलते आज इसका खामियाजा हमें सीधा सीधा शेयर के अंदर देखने को मिला है। अब अगर हम मार्केट शेयर के लिहाज से बात करें तो अप्रैल के महीने से लेकर अब तक देखें तो ओला के मार्केट शेयर में हमें एक गिरावट देखने को मिली है, जो कि अप्रैल में था करीबन 52% का, वो अब घट के हो गया है करीबन 27% का। द सेम टाइम टीवीएस मोटर और बजाज की हम बात करें तो ये अप्रैल के 12% से अब बढ़ के हो गए हैं 20 से 21%। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हमें यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिला है। द सेम टाइम सेल्स नंबर में भी हमें कहीं ना कहीं स्लिप साइड देखने को मिला है ओला के अंदर। तो ये थी ओला के गिरावट के पीछे की पूरी कहानी। शुक्रिया कंचन इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती से पहले सत्ता की दावेदारी तेज हो गई है। पीडीपी ने चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ जाने के संकेत दिए हैं। श्रीनगर की लाल चौक विधानसभा सीट से पीडीपी के उम्मीदवार जुहैब यूसुफ मीर ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो सकती है। ये जो एग्जिट पोल है वो हमारे हिसाब से एक उतनी सीरियस एक्टिविटी नहीं होती है, ये एक टाइम पास एक्टिविटी है। लेकिन हावेवर जो असली जो रिजल्ट है वो 8th को ही निकलेगा। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 100% कॉन्फिडेंट है कि जो भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसका एक अहम हिस्सा होगी, इंडिस्पेंसिबल पार्ट होगी।
तो कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होगी उसमें। पीडीपी के कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन वाले बयान का फारूक अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे बात होगी महबूब से? नहीं, मेरी कुछ बात नहीं, मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कल दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे। मतलब नतीजों से पहले कांग्रेस में अगली रणनीति को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है और नेताओं के बीच मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी भी तेज है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो ना तो टायर्ड हुए हैं और ना ही रिटायर्ड। मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो। तो हरियाणा में चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हरियाणा के नए सीएम पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसके लिए कांग्रेस की अपनी एक प्रक्रिया है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुने हुए विधायकों के साथ बात करके फैसला लेता है। किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है। उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया जाएगा। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल में क्या बन रही है तस्वीर और दोनों राज्यों में कौन मारेगा बाजी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मालदीव और भारत के बीच रिश्ते पटरी पर आ रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज़ू पहली बार नई दिल्ली के दौरे पर आए। भारत ने मालदीव के साथ 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता किया है। अब रुपए कार्ड भी मालदीव में चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुइज़ू ने वीडियो लिंक के जरिए मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुइज़ू का स्वागत राष्ट्रपति भवन में भी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। वहीं मुइज़ू ने बापू की समाधि राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर बिहार अब देश दुनिया के निवेशकों को बुला रहा है। राज्य सरकार तमाम बड़े शहरों में निवेशकों के लिए रोड शो कर रही है। कोलकाता और मुंबई के बाद दिल्ली में भी ऐसा रोड शो किया गया। देखिए। बिहार सिर्फ विरासत की झलक के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए भी आए। बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग के लिए हाल की नीतियां और श्रम शक्ति, ये सभी बिहार को निवेश के लिए एक सुनहरा अवसर बना रहे हैं। दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में केंद्र और राज्य दोनों ने निवेशकों को बिहार के छिपे मौके को पहचानने को कहा। बिहार 2005 के बाद एक बदला हुआ बिहार है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है।
जहां 2005 के पहले 700 मेगावाट केवल बिजली लोगों को मिलता था, अंधेरे में रहते थे, आज 7000 मेगावाट बिजली जा रहा है। बिजली की कोई कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, नीतियों की कमी नहीं है। इसीलिए आज इन्वेस्टर बिहार जा रहे हैं और मेरे सेक्टर में खास करके टेक्सटाइल हब वहां बन रहा है। हम लोगों ने जो अपनी प्रस्तुति की है उसमें जो 50,000 करोड़ के आसपास के जो निवेश आए थे और लगभग 278 MOUs हुए थे, उसमें अधिकांश का एग्जीक्यूशन हम लोगों ने प्रारंभ भी कर दिया। और बिहार में एक अवधारणा ये भी बनी थी कि बड़े नाम नहीं आ रहे हैं, बड़े निवेश नहीं आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ 1000 करोड़ से भी अधिक निवेश आने लगे। बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल समिट 2024 की तैयारी कर रहा है। राज्य ने कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, IT, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में आकर्षक पॉलिसी बनाई है। साथ ही निर्यात प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड और इंटरेस्ट फ्री लोन जैसी नीतियां हैं। 75 इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 3000 एकड़ का लैंड बैंक है। इसके अलावा राज्य इंटरेस्ट सबवेंशन, 80% SGST रीइंबर्समेंट, बिजली स्टाम्प ड्यूटी में छूट और रोजगार पैदा करने जैसी खास सब्सिडी भी दे रहा है। हम लोग कैपिटल इंसेंटिव देते हैं, SGST का देते हैं, लैंड जमीन का देते हैं, तो वो फैसिलिटेशन बहुत है। लेकिन जो हमारा एक कमिटमेंट है, जो हम लोगों को इन्वेस्टर्स को लाते हैं और उसको पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और जिस तरह से हम लोग उनको सपोर्ट देते हैं और जिस तरह से एक इन्वेस्टर एक लगा रहे हैं और 2-3 आ रहे हैं, तो इसी का नतीजा है कि पूरा हम लोग उनको हर तरह की फैसिलिटीज देते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट में 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। निवेशकों ने सिंगल विंडो सुविधा और भूमि आवंटन जैसे मुद्दों को लेकर अपने सवाल पूछे। बिहार के पास नेपाल और भूटान से करीब होने की वजह से करीब 40 करोड़ लोगों का बाजार पहुंच में है। राज्य की करीब 53% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, जिससे यहाँ स्किल्ड मैन पावर भरपूर है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ICMR की ताजा स्टडी में पता चला है कि डायबिटीज के पीछे एक बड़ा कारण है खास कंपाउंड AGE वाला खाना। तो क्या होता है AGE, और जानने के लिए जरूर देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर डायबिटीज कंट्रोल खान पान का रोल।